ओमकार जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर ये बिहार में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं। जिस तरीके की हलचल देखी जा रही है, सर्दी में भी सियासत में गजब की गर्माहट महसूस हो रही है, उससे तो इन सब चर्चाओं को बल मिल रहा है। क्या कहते हैं? 3-4 घटनाएँ हुई हैं। एक तो नीतीश कुमार के 2 करीबी सीनियर नेता पिछले कुछ समय से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। और ये हम सब जानते हैं कि जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, हरिवंश जो जनता दल यू से ही आते हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, पूर्व संपादक हैं प्रभात खबर के। तो वो और नीतीश और अभी भी भाजपा नेतृत्व के बीच में पुल का काम करते हैं। तो चर्चाएँ तो बहुत सारी चल रही थी कि कुछ ना कुछ पक रहा है, लेकिन 29 दिसंबर की घटना याद करें। 28 और 29 दिसंबर को 2 दिन की जनता दल यू की कार्यकारिणी की बैठक थी दिल्ली में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। और उसमें नीतीश कुमार ने अचानक ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा करके खुद अध्यक्ष का पद संभाल लिया। जब ये लालू के कांग्रेस के और वामपंथियों के साथ चले गए थे 2013 में, 2014 का चुनाव तो इन्होंने अकेले लड़ा था, लेकिन बाद में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो महागठबंधन बनाया था और लालू कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था। उसमें इनको कामयाबी भी मिल गई थी। जी। लेकिन बहुत जल्दी इनको इस बात का एहसास हो गया था कि लालू के साथ चलना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि इनके कुनबे की, इनके रिश्तेदारों की एक मनमानी चल रही है। शहाबुद्दीन की भी मनमानी चल रही थी, उस समय वो जीवित थे, जेल में थे, लेकिन धमकाते थे लोगों को। तो जब इन्होंने पाला बदल करके दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था, तो उससे पहले भी जनता दल यू की अध्यक्ष पद की कमान इन्होंने अपने हाथों में ले ली थी। तो 29 दिसंबर को जब ये दोबारा अध्यक्ष बन बैठे ललन सिंह की जगह, तो भी इन चर्चाओं को बल मिला कि अचानक नीतीश ने ये क्यों किया। तो एक घटनाक्रम याद आता है कि ललन सिंह जदयू के 11 एमएलए की अलग से बैठक करके लालू के साथ मिलकर के एक साजिश रच रहे थे कि नीतीश कुमार का तख्ता पलट दिया जाए। इसकी एवज में लालू उनको राज्यसभा में भेजने वाले थे और वो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाने वाले थे। इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई थी कि इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए उन्होंने समय रहते ललन सिंह को चलता किया और खुद अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली। अब जो जिस घटनाक्रम की आप बात कर रहे हो कि पटना में अचानक जो राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हुई हैं, तो हुआ ये है कि एक दिन पहले अमित शाह ने एक समाचार पत्र से बात करते हुए ये पूछने पर कि क्या नीतीश कुमार और जो दूसरे लोग 2019 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके गए हैं, अगर वो वापस आना चाहे तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको वापस लेगी? तो अमित शाह ने ये कहा था कि जो और तो का सवाल नहीं है कि जो वो वापस आना चाहे तो क्या आप वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार करेंगे। और ये जो एक सेंटेंस अमित शाह ने बोला, इसके बाद तमाम राजनीतिक कयासबाजियों के फिर से खिड़की दरवाजे खुल गए, क्योंकि करीब 5 महीने पहले जब अमित शाह बिहार गए थे और एक रैली को संबोधित किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि अब नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अब चूंकि बिल्कुल लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और चीजें जो हैं वो बहुत तेज गति से हम चलते हुए देख रहे हैं, राममय वातावरण है पूरे देश में भी और दुनिया में भी। तो ऐसे में इंडिया अलायंस के घटक दलों में भी एक असुरक्षा का, इनसिक्योरिटी का एक भाव देखा जा रहा है। और ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, फारूक अब्दुल्ला हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनके समय समय पर बयान आ चुके हैं
कि कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर के संजीदा नहीं है, बल्कि ये जो राहुल गांधी की जोड़ो तोड़ो यात्रा शुरू हो गई नंबर 2, इसमें ज़्यादा समय खपा रही है। और नीतीश के साथ भी यही हुआ। जब अलग-अलग राज्यों के साथ कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर के मीटिंगों का सिलसिला शुरू किया, तो नीतीश जब बिहार पर चर्चा के लिए इन्होंने बुलाया था, तो नहीं गए। अपने किसी नेता को भी नहीं भेजा। उन्होंने एक 17 सीटों की सूची ज़रूर थमा दी लालू यादव को कि ये कांग्रेस को दे दीजिएगा, बता दीजिएगा कि मैं इन 17 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा करूँगा। बिहार में 40 सीटें हैं। अब 17 पर तो नीतीश ने एक तरफ़ा ऐलान कर दिया कि 17 कैंडिडेट मैं खड़े करूँगा। उसके बाद लालू यादव, वामपंथी और कांग्रेस, ये बचते हैं। तो उनको तय करना था कि बाकी की जो 23 सीटें हैं, उनमें से कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कितनी पे लालू लड़ेंगे, कितनी वामपंथियों को दी जाएगी। तो वहाँ से जो है गेम बिगड़ना शुरू हुआ। गेम तो वहीं से बिगड़ना शुरू हो गया था जब उनको पता लगा था कि लालू यादव ललन सिंह के साथ मिलकर उनका जी। तख्ता पलटना चाहते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अमित शाह ने तो ये जो आग जल रही है लालू और नीतीश के दरमियान, उसमें मिट्टी का तेल समझ लो या घी समझ लो, वो डालने का काम किया है। और उसके बाद जैसे ही ये पता लगा लालू यादव को कि अमित शाह ने खुला निमंत्रण एक तरीके से दे दिया है, यानी विचार करने की बात कही है और अपना स्टैंड चेंज किया है, तो फिर सुबह लालू यादव तेजस्वी को लेकर के मुख्यमंत्री आवास गए। नीतीश कुमार से उन्होंने बातचीत की और ये बातचीत करीब 35-40 मिनट तक चलती रही। हालाँकि बाहर आकर के तेजस्वी ने कहा कि नहीं-नहीं सब ठीक है, सीट शेयरिंग को लेकर के भी जल्दी ही फैसला हो जाएगा, लालू जी और नीतीश जी के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल एक्चुअल में है नहीं। जी। अगर नॉर्मल होता, तो जनता दल यू का नेतृत्व अपने विधायकों और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये ना कहता कि आप 25 जनवरी तक पटना में ही बने रहिए। और भारतीय जनता पार्टी की भी विधायकों की बैठक ना होती विजय कुमार सिन्हा के आवास पर, जो नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व स्पीकर हैं। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अगर सर नीतीश कुमार इस तरीके से करते हैं, जो कयासबाजियाँ चल रही हैं, बिहार की जनता को मतलब वो क्या क्या मैसेज देंगे? अपनी ही विश्वसनीयता जो है, उसको वो कटघरे में खड़े कर रहे हैं। क्या कहते हैं सर? देखिए बात ठीक है, मुख्यमंत्री हैं और बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। 2005 से लगातार ही एक तरीके से मुख्यमंत्री हैं, बीच में थोड़ा-सा समझ लीजिए। पर मेरा कहना ये है कि नीतीश कुमार की कोई विश्वसनीयता इस समय बची भी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सिर चढ़ कर के बोल रहा है, लोगों में नाराज़गी है। जिस तरीके से ये रातों-रात फैसले करते हैं, कभी लालू और कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, कभी अचानक उनसे मोहभंग होता है, फिर भारतीय जनता पार्टी की गोद में आकर के बैठ जाते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी को आँखें दिखाने लगते हैं। मतलब बिहार की जनता अगर इनसे नाराज़ ना होती, तो पिछले 3 बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे उठा कर के देख लें हम। 2009 115 सीटें जदयू की। फिर उसके बाद जब अगला चुनाव हुआ, तो वो घट कर के, जब ये महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, वो घट कर के 70-73 के आसपास, 71 के आसपास आ गई। और जो अभी चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें ये 43 सीटों पर सिमट कर के रह गए। कहाँ 115 सीटें और कहाँ 43 सीटें। इसका मतलब ये है कि आपने जनता का विश्वास खोया है। आपने जनता के साथ बार-बार प्रतिघात किया है और जनता आपसे नाराज़ है। आपका जो मूल बेस था, वो ही आपसे खिसक गया है। अब जो ये घटनाक्रम है, इसमें मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अ, अब कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद से होंगे कि मैं इस पद पर बना ही रहूँ। क्योंकि बीजेपी के साथ उनकी कोई ज़मीन की लड़ाई नहीं थी। एक्चुअल में क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले ही कह दिया था कि भले ही भाजपा को ज़्यादा सीटें मिल जाएँ और नीतीश बाबू को कम मिलें, हम इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएँगे।
और भाजपा ने वो वादा पूरा किया। लेकिन भाजपा ने एक काम और किया, अपना स्पीकर बनाया विजय कुमार सिन्हा को और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए। पहले तो सुशील मोदी के रूप में एक ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता था, इस बार 2 बनाए और 2 बना कर के नीतीश पर एक तरीके से शिकंजा कस के रखा कि ये दाएँ-बाएँ भागने की चेष्टा ना करें, मनमाने फैसले ना लें और जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और मिनिस्टर्स के विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके विकास की अनदेखी ना करने पाएँ, जैसी कि पहले शिकायतें थी। तो ये इस बार घुट रहे थे भीतर ही भीतर और उनको लग रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी 2025 के या अगले विधानसभा चुनाव की प्रतीक्षा करेगी नहीं, इनको हटाएगी और अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी। तो ये लालू के साथ, कांग्रेस के साथ गए इसलिए थे कि 2025 के अगले चुनाव तक ये कम से कम चीफ मिनिस्टर तो बने रहें। पर इधर ये जो घटनाक्रम हुआ है, लालू और लल्लन सिंह ने जो मिल कर के एक साजिश रची, उसके बाद इनके कान खड़े हो गए। इनको लगा कि मुख्यमंत्री पद तो वैसे भी जाना है और वैसे भी जाना है, तो लालू के कुनबे को मुख्यमंत्री पद क्यों दिया जाए। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। वो आपको केंद्र में मंत्री भी बना सकते हैं, वो आपको किसी राज्य का राज्यपाल भी बना के भेज सकते हैं और राज्य में आपका कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। केंद्र में आप जिसको चाहेंगे उसको मंत्री बना सकते हैं। तो ये एक्चुअल में राजनीति में फ़ायदे का सौदा तलाश करते हैं कि कहाँ मेरा सम्मान भी बना रहे, मेरी कुर्सी भी बनी रहे, मेरा रौब भी बना रहे और मुझे कम से कम विपक्ष की राजनीति ना करनी पड़े। तो आने वाले दिन मुझे लगता है कि ये 22 तारीख का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, इसके और 25 जनवरी के बीच में कुछ हो सकता है या फिर गणतंत्र दिवस के बाद कुछ हो सकता है। तो तब तक हमें बिहार पर बहुत बारीक नज़र रखनी पड़ेगी। सही कह रहे हैं आप, लेकिन भाजपा को उनके वापस आने से क्या कोई लाभ मिलेगा, कोई फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि अमित शाह बिहार की सभा में ये कह चुके हैं कि नीतीश के लिए उनके दरवाज़े जो हैं बंद हैं। बट ये भी सही है कि भार राजनीति में आप प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर सकते। जी सर। भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा गेन होगा ऐसा तो मैंने मान कर नहीं चलता। कई बार क्या होता है राजनीति में कि अपने फ़ायदे के बजाय दूसरे का नुकसान हो, इसके लिए भी फैसले लिए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना फ़ायदा तो देख ही नहीं रही होगी। वो भी जानती है कि नीतीश इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री है, एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों की नाराज़गी है, उनका बेस भी खिसक गया है। लेकिन वो कांग्रेस का और लालू का खेल बिगाड़ने के लिए नीतीश को कहेंगे कि आ जाओ, आ जाओ, आ हुँ। जाओ, बैठो, कोई बात नहीं, तुम ही मुख्यमंत्री बने रहो। पर धीरे से फिर बाद में उनको चलता करेंगे, अपना बनाएँगे। लेकिन तब तक कांग्रेस का और लालू का तो गेम बिगड़ चुका होगा। और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में किया है, यानी शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ दिया, उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी तोड़ दिया और वहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी और जो शिंदे गुट है और जो अजित पवार गुट है, इनकी जो तिकड़ी रहेगी, इनका जो गठबंधन रहेगा, वो निश्चित रूप से अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। इसी तरीके से बिहार में भी गोटियाँ बिछाई जा रही हैं, शतरंज का खेल खेला जा रहा है अमित शाह के द्वारा। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उनको क्यों अब चुग्गा डाला जा रहा है और वो फँसने को भी तैयार हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि लालू ने मेरे साथ दगाबाजी की है, मेरी पार्टी को तोड़ने की साजिश रची है, मेरे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह से मिल कर के, तो वो भी अब चले जाएँगे बीजेपी के साथ। पर भाजपा इस समय बड़ा गेम खेल रही है। वो कांग्रेस और लालू और वामपंथियों का जो गेम है बिहार को लेकर के, उसको खत्म करना चाहती है, फेल करना चाहती है। आपने जो बात कही कि बीजेपी वहाँ खेल करना चाह रही है, मुझे थोड़ा-सा ध्यान आ रहा है कि आज ही ईडी की टीम लालू के यहाँ गई और लालू के मन में कुछ ये डर भी है कि अगर नीतीश तो अभी बने हुए हैं, तो हम भी थोड़ा बचे हुए हैं। क्या ये सब चीज़ें भी लालू खेल में शामिल कर रहे हैं? नहीं देखिए, जब सेंट्रल एजेंसियाँ किन्हीं मामलों की जाँच करती है, फिर वो ये नहीं देखती कि कोई चीफ मिनिस्टर है या कोई
सरकार में शामिल है। अब ऐसा होता तो महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और शरद पवार और जो आपका कांग्रेस पार्टी है, वो उसके साझीदार थे, तो जो शरद पवार के बहुत ही नज़दीकी थे, जिनको गृह मंत्री बनाया था अनिल देशमुख, उनकी गिरफ्तारी ना होती। गिरफ्तारी हुई थी ना, उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए ही। और एक गृह मंत्री की गिरफ्तारी हो जाए किसी राज्य के, और बाकायदा सबूतों के साथ गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद उनके दूसरे मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई थी। फिर उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही संजय राउत की गिरफ्तारी हो गई थी। तो ये घटनाएं बताती हैं। और ममता बनर्जी ने क्या रोक लिया ईडी को या सीबीआई को, जब उनके पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई और उनकी सहेली जो अर्पिता मुखर्जी थी उनकी गिरफ्तारी हुई, या बाद में अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी हुई, एक और मंत्री उनका अंदर गया। जी। तो जब सेंट्रल एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो फिर ये मायने नहीं रखता है कि लालू यादव भी नीतीश की सरकार में है कि नहीं है। जो चारा घोटाला है उसमें तो 3-4 केसों में ऑलरेडी लालू को सजा हो चुकी है। हेल्थ कंडीशंस और रीजन की वजह से वो जमानत पर बाहर हैं। उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट भी हुआ है, उनकी बेटी ने दी थी, रोहिणी ने। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं कि इतने लंबे समय तक हेल्थ कंडीशंस पर उनको जमानत कैसे दी जा सकती है, जबकि वो जेल में अपनी सजा भुगत रहे थे जो उनको सजा दी गई है। तो वो तो सजा याफ्ता कैदी हैं। ये जो इस समय ईडी या सीबीआई की जांच पड़ताल चल रही है, ये चल रही है जो रेलवे में भर्ती का मामला था। जमीनें लिखवा करके लोगों से उनको 4th ग्रेड की रेलवे में नौकरियां दी गई थी। तो उसमें लालू यादव भी फंसे हुए हैं, रेल मंत्री थे। इनकी पत्नी भी फंसी हुई है, इनकी बेटियां भी फंसी हुई हैं, इनका बेटा भी फंसा हुआ है तेजस्वी। इन्होंने दिल्ली से लेकर के पटना तक और राज्य के कई हिस्सों में लोगों से जमीनें लिखवाई थी। वो गिफ्ट में जो है वो अ, अ, हासिल की हुई बताई गई थी। तो उस सिलसिले में ये जांच पड़ताल चल रही है। इंडी अलायंस की सर अगर बात करें तो वहाँ सीट शेयरिंग का काम अभी भी सिरे नहीं चढ़ा है, जिसे लेकर के फारूक अब्दुल्ला से लेकर के अखिलेश यादव तक के तमाम लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। अब ये होगा कब? हालाँकि आज तेजस्वी ने मीडिया के सामने बड़ा वो खिसिया करके बोले कि आप लोग केवल सीट शेयरिंग की बात करते रहते हैं और बीजेपी ने भी तो अभी तक अपनी सीटों पे कुछ फिक्स अप नहीं किया है। तो क्या कहते हैं आप? सीट शेयरिंग का मसला भी बहुत फँसा हुआ है। नहीं, सीट शेयरिंग हो ही नहीं सकती। मैंने आपके शो में ही करीब 2 ढाई महीने पहले बता दिया था कि चलिए, सीट शेयरिंग का जब सवाल आएगा अलग-अलग राज्यों में, तो जूतों में दाल बटेगी इनमें। और वही हो रहा है, सेम हो रहा है। और मैंने ये भी कहा था उस प्रोग्राम में, उसकी क्लिप निकाल के देखेंगे तो मिल जाएगी, जी। हुँ, कि हुँ। इसी मुद्दे पर ये गठबंधन टूटेगा। यानी इसी पर इनका रायता बिखरना तय है। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ 2 दौर की बैठक हो चुकी है और एक बार अरविंद केजरीवाल खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जा चुके, फूलों का गुलदस्ता लेकर के गए थे और वहां पर राहुल गांधी भी बैठे हुए थे। क्या हुई? सीट शेयरिंग नहीं हुई, नहीं होगी, क्योंकि पंजाब में 2019 में कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीत करके केरल के बाद दूसरा बड़ा राज्य था जहां पर मैक्सिमम सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को। फिर तमिलनाडु में 7 या 8 8 ही थी। 8 सीटें तमिलनाडु से, 8 सीटें पंजाब से और 18 सीटें या 16 सीटें केरल से इनकी आई थी। और बाकी कई छुट-फुट किसी एक राज्य में छिंदवाड़ा की मिल गई मध्य प्रदेश में, इस तरीके से छत्तीसगढ़ में 2 मिल गई, झारखंड में 2 मिल गई, इस तरीके से इनकी छुट-फुट थी, तब जाकर के 52 सीटें हुई थी 543 में से। तो मेरा कहने का आशय ये है कि पंजाब में अगर कांग्रेस ने पिछली बार 8 सीटें जीती थी और अब वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये दावा कर रहे हैं कि 117 में से 92 सीटें हमने जीती हैं विधानसभा की, तो हमारा भी हक बनता है। यानी जो 8 लोकसभा सीटें आपने 2019 में जीती थी, उसके तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में भी आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, तो वहाँ पर
हम आधी-आधी सीटें लड़ेंगे। बल्कि आम आदमी पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, कांग्रेस को कम देना चाहती है। तो पंजाब में तो इनका गठबंधन सिरे चढ़ ही नहीं सकता है, सीट शेयरिंग हो ही नहीं सकती है। अपनी कीमत पर कांग्रेस पार्टी कभी भी आम आदमी पार्टी को ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं होगी। दिल्ली में जहां 7 सीटें हैं और 2014 और 2019 दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटें जीती हुई हैं। और 2019 के आंकड़े में देख रहा था अभी पिछले सप्ताह, आम आदमी पार्टी सभी 7 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही थी लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस पार्टी को फिर भी 18% वोट शेयर मिल गया था, आम आदमी पार्टी को केवल 15% वोट शेयर मिला था, हर सीट पर तीसरे नंबर पर थी। तो यहाँ पेच पेच भिड़ा हुआ है। पर सुन रहे हैं कि दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। यहाँ भी कांग्रेस घाटे में है एक तरीके से। पर मुझे नहीं लगता कि दिल्ली और पंजाब दोनों में ही इनकी जो सीट शेयरिंग का मामला है वो सिरे चढ़ पाएगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ये भी चाहती है कि साहब हरियाणा में भी हमें 1-2 सीटें दो। कांग्रेस से कह रहे हैं कि 10 में से 2 पर हम लड़ेंगे। फिर गुजरात में मांग रहे हैं कि गुजरात में भी हमें सीटें चाहिए, वहां भी हमारे लिए सीटें छोड़ो। गोवा में भी 1 सीट छोड़ो। तो आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की कीमत पे आगे बढ़ना चाहती है। इसी तरीके से ममता बनर्जी ने इनसे कहा था कांग्रेस से कि बरहामपुर और जो मालदा दक्षिण, ये 2 सीटें आपने जीती थी वेस्ट बंगाल में, 42 में से केवल 2 सीटें। इन 2 सीटों को लो और दफा हो जाओ। तीसरी सीट का जिक्र भी मत करना, बाकी सारी सीटों पर हम लड़ेंगे और वामपंथियों को तो मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगी। हुँ। वामपंथियों को आप चिमटे से भी नहीं छुएंगी, उनसे गठबंधन भी नहीं करेगी, कांग्रेस को आप 2 सीटें दोगी, तो कहां से सीट शेयरिंग हो जाएंगी। अखिलेश यादव उन सीटों को कांग्रेस के मत्थे मढ़ना चाहते हैं जहां से समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं। वो चाहते हैं कि जहां मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं वहां तो मैं खुद लड़ूं, और जहां पर कांग्रेस के जीतने की कोई चांस नहीं है, मेरे भी जीतने का चांस नहीं है, वो कांग्रेस को भेड़ दूं। तो कांग्रेस भी इतनी सियानी तो है, 60 साल वो भी शासन कर चुकी केंद्र की सत्ता में। 1989 तक नारायण दत्त तिवारी उनके उत्तर प्रदेश में भी चीफ मिनिस्टर थे, तो वो भी मतलब राजनीति करते हुए ही यहाँ तक आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि कोई सीट शेयरिंग का मसला जो है वो सिरे चढ़ेगा। फारूक अब्दुल्ला का नाम आपने लिया है। फारूक अब्दुल्ला पिछली बार जम्मू कश्मीर में 3 सीटें जीते थे, कांग्रेस 0 जीती थी और बाकी की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस उन 3 सीटों के बारे में सोचे जहां इन्हें कामयाबी नहीं मिली थी, यानी जहां भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, जी, वहां ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां से लड़े। कांग्रेस जो है वो, चूंकि उसको ये गलतफहमी है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जीत के बाद और सागर दिघी सीट पर कामयाबी के बाद कि मुस्लिम उनके साथ है, तो जम्मू कश्मीर का मुस्लिम भी उनको वोट देगा। तो वहां भी पेंच फंसा हुआ है। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पेंच फंसे हुए नहीं है। बाकी तो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कांग्रेस कह रही है हम 25 सीटों पर लड़ेंगे, संजय राउत कह रहे हैं कि हम तो 23 सीटों पर लड़ेंगे, तो 25 और 23 48, 48 ही सीटें हैं वहां। तो शरद पवार कहां से लड़ेंगे। अरब सागर में कहीं नई परिसीमन करके चुनाव आयोग उनको वहां उनके लिए सीटें तय करेगा कि भाई हम अरब सागर में इतनी सीटें आपको दे देते हैं, वहां से आप लड़ लो। तो ये हर स्टेट में ऐसे ही इनकी जूतों में दाल बट रही है। और मुझे नहीं लगता कि सीट शेयरिंग के प्रति इनमें से कोई भी गंभीर है। ना कांग्रेस गंभीर है, कांग्रेस गंभीर होती तो राहुल गांधी अब चुनाव से ठीक पहले मणिपुर से मुंबई महाराष्ट्र तक की पदयात्रा पर निकलते। जो ड्रामेबाजी चल रही है इस समय वो करते, जी। दिल्ली में बैठते, सीरियसली बैठ करके सीट शेयरिंग पे चर्चा करते। तो सब अधिक से अधिक सीटों पर लड़ना चाहते हैं, गठबंधन को लेकर के कोई सीरियस है भी नहीं। आपने सही कहा, राहुल गांधी ने एक कहिए कि ऐसा काम कर दिया है यात्रा को लेकर के कि इंडी लाइन्स का तो एक तरह से बेड़ा ही गर्क हो गया। अ, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है? मतलब एकला चलो की पॉलिसी पे चल रहे हैं, कभी कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के,
क्या मानते हैं आप, क्यों ऐसा चल रहा है सब? वो एक कहावत है कि रस्सी जल गई बट नहीं गए। तो जी, कांग्रेस खत्म हो गई है, सत्यानाश हुआ पड़ा है। जी, हर राज्य से लगभग खत्म हो गई है। 2019 के चुनाव में 16 राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। और जिन राज्यों से होकर के इस समय राहुल गांधी गुजर रहे हैं, ये 15 राज्य हैं। इन 15 राज्यों में 355 लोकसभा सीटें हैं। इन 355 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने केवल 14 सीटें जीती थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस की हालत कितनी पतली है। अच्छा, इन राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी, शायद भारतीय जनता पार्टी को 236 या 239 सीटें मिली थी, या फिर वो क्षेत्रीय दल जीते थे, जो इस समय कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। ममता बनर्जी है, लालू जी हैं, नीतीश कुमार है, अखिलेश हैं, अलग-अलग राज्यों में आपके एनसीपी है, शिवसेना है, वामपंथी हैं, केरला में आप लगा लीजिए तो वहाँ पर वो जीते थे। कांग्रेस 355 में से केवल 14 सीटों पर। अब राहुल गांधी अगर उन राज्यों से होकर के गुजर रहे हैं और तमाशा हो रहा है, इनके इनके सोशल मीडिया मंचों को आप उठा के देख लीजिए, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक पेज हो, जितने भी आप देख लीजिए, मीडिया में तो दिखाई नहीं दे रहे। मीडिया में तो रामधुन चल रही है। जी, अयोध्या से बिल्कुल। लाइव चल रहा है और प्रधानमंत्री की कवरेज हो रही है, रामलला में सब मगन हैं। तो जी, इन्होंने सोचा ये था कि मैं एक पंथ और दो का काज कर लूँगा। एक तो जो कवरेज होगी प्राण प्रतिष्ठा की, उसको डाइवर्ट कर दूँगा, कुछ-कुछ ऐसे बयान दूँगा जिससे मीडिया पर मेरे बयानों की ही रेलम-पेल होगी, उन्हीं पे चर्चा होगी, वो हो नहीं रहा। शायद पहली बार जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है मेन स्ट्रीम का, वो कांग्रेस की और राहुल गांधी की साजिश को समझ गया है और जी, लोगों के मूड को भी भांप गया है। लोगों का मूड भी यही है कि वो केवल और केवल अयोध्या देखें। राहुल गांधी को देखना ही नहीं चाहते, इस यात्रा को देखना ही नहीं चाहते और मीडिया वो दिखाता है जो पब्लिक देखना चाहती है। तो ये इनका जो एक रणनीति थी, षड्यंत्र तो मैं नहीं कहूँगा, जो रणनीति थी वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। बल्कि अब तो खबर ये मिल रही है कि इनकी यात्रा में कांग्रेस के ही कुछ समर्थक बस इनके साथ चल रहे हैं, पब्लिक तो आ भी नहीं रही है। पब्लिक का मूड भी नहीं है कि वो राहुल गांधी को देखने के लिए जाए। राहुल गांधी में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि लोग उनको देखने के लिए जाएँ? या ऐसी कौन-सी नई बात वो कह रहे हैं? वही घिसा-पिटा रिकॉर्ड एचएमवी का प्ले करते रहते हैं। तो इसलिए जिन-जिन राज्यों से ये गुजरेंगे, जो वहाँ इंडी अलायंस के इनके घटक दल हैं, वो राहुल गांधी का क्या माला लेकर के स्वागत करेंगे? क्यों करेंगे? राहुल गांधी को अपना नेता क्यों मानेंगे? कोई मानने को तैयार नहीं है। कोई अपना स्पेस इनको देने को भी तैयार नहीं है। अपने मतदाताओं में कोई गलत संदेश भी भेजने को तैयार नहीं है। इसलिए राहुल गांधी का कहीं कोई इनका जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, उनके नेता भी स्वागत करने को तैयार नहीं है। राहुल एक अखिलेश यादव का बयान याद होगा आपको। जी, जब उनसे पूछा गया था कि सीट शेयरिंग को लेकर के, तो बोला कि केवल मैं नहीं, सारे घटक दल चाहते हैं कि राहुल गांधी जो ये यात्रा शुरू करने वाले हैं, इससे पहले सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हो। अगर ये फाइनल हो गया, तो हम भी आपको इस यात्रा में दिखाई देंगे। फिर ये सारे इंडिया अलायंस की यात्रा होगी, कांग्रेस की नहीं रह जाएगी। और अगर सीट शेयरिंग नहीं होती है, तो फिर तो ये कांग्रेस का राग है, वो अपना जैसा चाहे वैसा गाएँ। तो अखिलेश यादव ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया था। अब कांग्रेस ये तो चाहती है कि अखिलेश यादव जब यूपी में प्रवेश करें, राहुल गांधी तो माला लेकर के उनका स्वागत करें। पर ये नहीं चाहते कि मेरे साथ चलें और मीडिया फुटेज उनको भी मिले। वो चाहते हैं कि मीडिया का फुटेज तो मुझे ही मिले, अखिलेश यादव को नहीं मिलना चाहिए। तो भई अखिलेश यादव के सिर में ऐसा कौन-सा गोमड़ा निकला है कि वो जाएँगे आपके यहाँ और आपके साथ जो है कदम-ताल करेंगे और आपको नेता स्वीकार करेंगे। तो सब शाणे हैं आज की तारीख में, सब इनसे ज़्यादा बेहतर राजनीति जानते हैं, करते हैं। तो
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इंडी अलायंस सिरे चढ़ने वाला नहीं है और राहुल गांधी जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये रोड शो 2 कर रहे हैं, वो उद्देश्य भी उनसे बहुत दूर चले जाएँगे, चले गए हैं ऑलरेडी और उनको बदनामी और मिल रही है कि इन्होंने ठीक ऐसे समय पर ये काम शुरू किया है, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां ये देश कर रहा है और उनके लिए पलक पांवड़े बिछा करके उनकी बाट जोह रहा है। तो अ ऐसे में इनको हिंदुओं के कोप का भाजन और बनना पड़ेगा। सर चलते-चलते एक चीज़ और आपसे जानना चाह रही हूँ इनफैक्ट मेरे दर्शकों के लिए समझना चाहती हूँ। इंडिया अलायंस की हम बात करते हैं तो काफ़ी डैमेज सब लोगों ने मिलके दिया है। ममता दीदी की बात करें, केजरीवाल की बात करें, इन्होंने जब इनकी लास्ट बैठक हुई थी, उसमें इन्होंने खड़गे जी को प्रपोज़ कर दिया। अब ऐसा खेल कर दिया कि अगर हम इंडिया अलायंस को देखें तो डे 1 से ही नीतीश की तो बज रही है ना। पहले पहली बैठक में लालू ने बजा दी, देन जब ये बेंगलुरु गए तो वहाँ दोनों की बज गई, उसके बाद फिर मतलब एक तरह से डेंट पे डेंट उनको दिया। तो ये भी कहीं कुछ वजह होगी? नीतीश जो देखिए, आज ये इस माइंडसेट में एक हैं। ये एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, एक दूसरे को गालियां देते रहे हैं, एक दूसरे की कीमत पर आगे बढ़ते रहे हैं। इनमें से अधिकांश कांग्रेस की कीमत पर ही अपने-अपने राज्यों में खड़े हुए हैं। तो कांग्रेस के साथ इनका उठना-बैठना, कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करना और इनकी कीमत पर कांग्रेस के द्वारा आगे बढ़ने की चेष्टा, बस इस हेतु ही ये गठबंधन बना था। और गठबंधन बनने का एक बड़ा कारण नरेंद्र मोदी खुद हैं। एक इतने लोकप्रिय नेता हैं, जो भारत में भी और भारत के बाहर भी इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं और लोकप्रियता के नए शिखर पर हैं। तो इनको लगता है कि अपने-अपने राज्यों में हम अकेले-अकेले तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से पार पा नहीं सकते हैं। वो जीत रहे हैं, ये तो सबको पता है। कुल मिलाकर के प्रयास ये था कि लोगों को भ्रमित किया जाए कि साहब हम 28 दल इकट्ठा हो गए हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी से तंग आ गए हों, अगर आप उनकी नीतियों से उकता गए हों, तो हम तैयार हैं विकल्प के तौर पर। प्रधानमंत्री हम बाद में चुन लेंगे जब आप हमें चुन लेंगे। इसलिए लोगों को भ्रमित करो। पर लोग तो देख रहे हैं कि आप तो एक दूसरे की ही टांग खींचने में लगे हुए हो। एक दूसरे के खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहे हो। अगर षड्यंत्र ना रच रहे होते, तो केजरीवाल और ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करते कि 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक दलित चेहरे को खड़ा कर दो। तो ये एक दूसरे के प्रति जो है गेम है, जो वो खेलना चाहते हैं और कांग्रेस की समझ में थोड़ा-सा लेट आता है, लेकिन कांग्रेस भी इनका मिसयूज़ करना चाहती थी। तो ये एक दूसरे की टांग खींचते हुए ही अपनी गति को प्राप्त होंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव फुर से निकल जाएगा और ये आपस में लड़ते रहेंगे। सर आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए निक ऑफ द टाइम में आपने टाइम स्पेयर किया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय जी, हिंद, जय बहुत भारत। धन्यवाद।